नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, 12 साल पहले हमारे महाराष्ट्र के एक बड़े समाज सेवी अन्ना हजारे अचानक दिल्ली पहुंच गए थे। इससे पहले उनके सब आंदोलन महाराष्ट्र में होते थे और महाराष्ट्र में वो उपोषण यानी अनशन कर देते थे, बेमुदत आमरण उपोषण करते थे और यहाँ की सरकार उनसे कुछ ना कुछ समझा बुझा कर मामला ख़त्म कर देती थी। अचानक 12 साल पहले अन्ना हजारे दिल्ली पहुँच गए और जंतर मंतर में उनका अनशन वगैरह शुरू हो गया था। उस वक्त किरण बेदी हो, केजरीवाल हो, प्रशांत भूषण हो, योगेंद्र यादव, मनीष सिसोदिया, ये नाम हमारे सामने आ गए। उसके पहले तो हम देश भर के लोग केजरीवाल को जानते तक नहीं थे, न हमें मालूम था कौन है ये आतिशी, कौन है संजय सिंह वगैरह। आज ये लोग बहुत बड़े बन बैठे हैं, दिल्ली के सत्ता में बैठे हैं। तो आपको याद होगा उस वक्त जो केंद्र में यूपीए सरकार हुआ करती थी और दिल्ली की सरकार शीला दीक्षित चलाती थी, जो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व में चलाती थी। तो अलग अलग घोटाले हुए थे, भ्रष्टाचार हुआ था और उसका निपटारा करने के लिए ही अन्ना हजारे ने आंदोलन शुरू किया था, लोकपाल आंदोलन। असल में अन्ना हजारे तो मुखौटा था, केजरीवाल को कोई पहचानता नहीं था, लेकिन अन्ना हजारे के नाम पर कुछ क्रेडिट था। तो उन्होंने अन्ना हजारे का क्रेडिट उधार लेकर एक लोकपाल आंदोलन शुरू किया। और अकेले अन्ना हजारे नहीं, प्रशांत भूषण हो, जो अलग अलग आईपीएल जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट लेकर जाते थे। फिर किरण बेदी थी, जिनका पुलिस महकमे में बड़ा नाम था कि बढ़िया पुलिस का काम उन्होंने किया है, अलग अलग राज्यों में या दिल्ली में या और जहाँ कोई पुलिस प्रशासन था उधर बढ़िया काम किया था। इसका क्रेडिट जो किरण बेदी के पास था। फिर कुमार विश्वास, जो कवि थे, साहित्यिक थे और अच्छी कविताएं पेश करते थे। ऐसे लोगों का एक जमावड़ा केजरीवाल ने इकट्ठा किया था, जिसमें बहुत देश भर के अलग अलग जो क्या बोलते हैं उसको, एनजीओ थे, उनको इकट्ठा किया था और ये आंदोलन शुरू किया लोकपाल के लिए। और लोकपाल कानून पास भी हुआ। यूपीए गवर्नमेंट जाने से पहले वो लोकपाल कानून यूपीए गवर्नमेंट, सोनिया मनमोहन की गवर्नमेंट, उन्होंने पास भी किया था। और बाद में केजरीवाल को कोई लोकपाल वगैरह नहीं चाहिए था, क्योंकि वो भ्रष्टाचार करने के लिए ही राजनीति में आए थे, उनको आना था। और पब्लिक लाइफ में आने के लिए उन्होंने अन्ना हजारे को मान लो बलि का बकरा बना दिया था। अब बात ये हुई है कि जब इनका नाम हो गया, इतना बड़ा मीडिया आंदोलन हो गया और दिल्ली पर केजरीवाल और उनका जो एनजीओ था वो छा गया, उसके बाद उन्होंने सर्वे कर लिया और हम दिल्ली जीत सकते हैं, ऐसा सर्वे में आ गया। तो इन्होंने एक पार्टी बना दी और अन्ना हजारे उससे हट गए। अन्ना हजारे पार्टी बनाने के खिलाफ थे, लेकिन केजरीवाल के लिए अन्ना हजारे की कोई अहमियत बची नहीं थी। जितना उनका इस्तेमाल करना था वो केजरीवाल ने किया था। और जो कोई दिल्ली में आंदोलन हुआ वो उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए ही किया था। उसका लोकपाल आंदोलन, भ्रष्टाचार हटाना वगैरह उससे कोई मतलब नहीं था। खुद केजरीवाल एक ब्यूरोक्रेट थे, यूपीएससी हुए थे और आईआरएस जिसको बोलते हैं, यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस, जिससे इनकम टैक्स वगैरह वगैरह गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन जो चलता है, सरकार की तिजोरी में, खजीने में जो पैसा आता है, वो पैसा जिस यंत्रणा से वसूली किया जाता है उसको इंडियन रेवेन्यू सर्विस में बोलते हैं, या इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, आईआरएस। उसमें ये
कई इनकम टैक्स में डिप्टी कमिश्नर वगैरह थे, तो इनको वहाँ से पता चला था कि हम प्रशासन की सेवा में रहने से ज़्यादा अगर पॉलिटिशियन बन जाते हैं तो ज़्यादा भ्रष्टाचार करके बहुत सारा माल पैसा ऐंठ ले सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये छोड़कर, यानी गवर्नमेंट की सर्विस छोड़कर पॉलिटिशियन बनने की आइडिया चलाई। और आपको याद होगा उस वक्त केजरीवाल बड़ी क्या बोलते हैं उसको, बड़ी आवाज़ में बोलते थे कि मुझे भ्रष्टाचार ही करना होगा, पैसा ही कमाना होता तो मैं पब्लिक लाइफ में क्यों आता, समाज सेवा में क्यों आता। मैं गवर्नमेंट की सर्विस में इनकम टैक्स में कमिश्नर था, वहाँ से 10-15 करोड़ कमा लेता, इस पॉलिटिशियन को, सत्ता वालों के अपोजिशन को 5-5 करोड़ देकर 5 करोड़ 10 करोड़ खुद के लिए रख देता। लेकिन मुझे वो भ्रष्टाचार खत्म करना था, इसलिए मैं समाज सेवा में आया हूँ। ऐसी बात करते करते आ गए। यानी दिमाग कहाँ चल रहा था देखो। इनकम टैक्स में सिर्फ एक ही केजरीवाल अच्छा काम करने वाले थे, बिल्कुल नहीं। लेकिन कहाँ से पैसा खाया जाता है, कैसे राजनेताओं को पैसा देकर अपने जेब में डाला जाता है, ये केजरीवाल को पूरा मालूम था। इसलिए इन्होंने सोचा कि पब्लिक सर्वेंट रहने के बजाय मैं ही पॉलिटिशियन बन जाता हूँ और पॉलिसी इस ढंग से बदलूंगा कि पूरा की पूरा पैसा मेरे जेब में चला जाए। और आज हम दिल्ली की हालत देख रहे हैं। लगातार 2 बार दिल्ली में प्रचंड बहुमत से इनकी पार्टी जीत गई है और अन्ना हजारे कहाँ जाकर पड़े हैं इसका केजरीवाल को पता नहीं और फिक्र तक नहीं है। लेकिन आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ तो मैं सवाल केजरीवाल को नहीं पूछूंगा। केजरीवाल सवाल से डरते हैं, इसलिए ईडी से भाग रहे हैं, सीबीआई से भाग रहे हैं, इंक्वायरी से भाग रहे हैं। उनको जांच का डर है। जो जांच करने के लिए ये लोकपाल आंदोलन में उतरे थे और एक लोकपाल नाम की कोई मशीनरी हो गवर्नमेंट की, इसके लिए लड़ रहे थे, उनको अब जांच ही डराने लगा है। और ये कोई नई बात नहीं। देखो, एक बात होती है, क्राइम पेट्रोल में एक बात, हमेशा जुल्म जो होता है वो आपको पहले इशारा देता है, जगाने की कोशिश करता है। ऐसे वो क्राइम पेट्रोल में बार बार बोलते कि कोई भी गुनाह होता है तो अकस्मात नहीं होता, उसके सिग्नल्स आपको मिलते हैं। सतर्क करने का गुनाह ही कोशिश करता है कि गुनाह होने जा रहा है, कि आपको सावधान होना पड़ेगा। ये सिचुएशन, परिस्थिति बताती है, लेकिन हम सावधान नहीं रहते, इसलिए गुनाह होता है। अब केजरीवाल का मामला देखो। केजरीवाल अलग अलग ढंग से खुलेआम बोल रहा था मुझे करप्शन करना है, और जितना करप्शन मैं ब्यूरोक्रेसी में एक पब्लिक सर्वेंट होकर नहीं कर सकता, उससे भी ज़्यादा करप्शन मैं पॉलिटिशियन बनकर करूंगा, इसलिए मुझे पॉलिटिक्स में आना है। ये केजरीवाल बार बार बोल रहे थे और पॉलिटिक्स में आकर कितना बड़ा करप्शन कर सकता हूँ ये बता रहे थे, लेकिन हम समझ नहीं पाए। एक समय मैं भी केजरीवाल के आंदोलन का समर्थक रहा हूँ। तो मैंने एक बार बोल दिया था इस किसी वीडियो में कि ये 21वीं सदी के मायावी राक्षस है। आजकल पूरा अयोध्या का मामला जोर जोर से चल रहा है, प्राण प्रतिष्ठा। और आपको याद होगा कि प्रभु रामचंद्र साक्षात भगवान थे, विष्णु का अवतार थे, लेकिन वो भी मायावी राक्षस के माया में फंस गए थे। कोई मारिश नाम का राक्षस वगैरह था, वो हिरन बन के दौड़ने लगा और सीता माई उसकी मोह में आ गई और उसका पीछा करते करते प्रभु रामचंद्र भी निकल गए। वो भगवान थे, फिर भी भूल गए कि ये माया है। तो मायावी राक्षस ऐसे होते कि जो भगवान के सामने भी एक भूल भुलैया खड़ा कर देते। तो तुम और हम तो सामान्य जनता है। केजरीवाल ये आधुनिक दुनिया के 21वीं सदी के मायावी राक्षस जैसे है। ये आपको साधु बनकर आएंगे,
रावण तो साधु बनकर आया था ना। सीता मैया की जो कुटिया थी उसके सामने एक साधु बनकर रावण खड़ा हो गया था। सीता मैया तो भगवान की साक्षात पत्नी थी, लेकिन वो भी भूल भुलैया में आ गई। तो केजरीवाल जैसे लोग हैं, सिसोदिया जैसे लोग हैं, ये आधुनिक जमाने के मायावी राक्षस होते हैं जो हमको भ्रम में डाल देते हैं, हम भ्रम जाल में फंस जाते हैं। और इन्होंने क्या क्या आंदोलन किया था? लोकपाल आंदोलन। लोकपाल का मतलब क्या है? हर जो गवर्नमेंट का व्यवहार है, आने वाला पैसा, खर्चा होने वाला पैसा सही खर्चा हुआ या नहीं हुआ, उसकी जांच करने के लिए लोकपाल, कोई भी रास्ते पर से उठकर लोकपाल को एक कंप्लेंट दे सकता है और लोकपाल जो होगा, लोकपाल की मशीनरी होगी, वो सरकारी खर्चे की जांच करेगी, सरकारी आय की जांच करेगी, जाने वाले पैसे की जांच करेगी। और आज केजरीवाल के खिलाफ, केजरीवाल गवर्नमेंट के खिलाफ जो कोई मामले दर्ज हुए हैं वो क्या है? जितनी आय होने वाली थी उससे चोरी कहाँ हो गई, इसकी जांच मतलब ही लोकपाल है। वो ईडी करे, सीबीआई करे या और कोई करे। और इस जांच से भाग रहा है कौन? जो लोकपाल की मांग कर रहा था। तो मेरा आपको एक ही सवाल है कि कभी अन्ना हजारे इनके लिए आकर जंतर मंतर पर बैठ गए थे, अनशन करने बैठ गए थे, फिर रामलीला मैदान पर बैठ गए थे? क्या आज दिल्ली वालों की जो बुरी हालत हो गई है, दिल्ली वाले केजरीवाल के झांसे में आ गए? अगर ये पाप है तो क्या उसमें अन्ना हजारे का हिस्सा नहीं है? क्या अन्ना हजारे को अपने इस पाप का क्षालन करने के लिए फिर से जंतर मंतर या रामलीला मैदान पर आकर अनशन नहीं करना चाहिए? मेरा ख्याल है करना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन अन्ना हजारे निकल गए अपने गांव, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में अपने गांव में राणेगंज सिंधी में बैठ गए और भूल गए कि उन्होंने केजरीवाल जैसा मायावी राक्षस पैदा किया। हमेशा एक बात होती है, हमने बहुत ऐसे पुराण कथाएं सुनी है जिसमें कोई राक्षस होता है, वो बड़ी भस्मासुर, वो जो भस्मासुर है वो बड़ी तपस्या, घोर तपस्या करता है और भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेता है। और प्रसन्न होकर भोलेनाथ बोल देते हैं, वत्स बोल तुझे क्या चाहिए, मैं प्रसन्न हो गया हूँ। और भस्मासुर बोलता है कि मैं जिस चीज़ पर हाथ रखूँ उसका भस्म होना चाहिए, ऐसा वरदान दो। और भस्मासुर को ये वरदान मिल जाता है। आखिर में वही भस्मासुर खुद भोलेनाथ के सर पर हाथ रखने को जाता है। याद है ना आपको? ये कथाएं नहीं होती, ये पुराण कथाएं नहीं होती, ये काल्पनिक कथाएं नहीं होती, उनमें हमको कोई इशारे दिए जाते हैं। अन्ना हजारे जैसे भोलेनाथ थे, उनको आगे कर कर केजरीवाल जैसा भस्मासुर आज दिल्ली के सर पर चढ़कर तांडव कर रहा है। तो अन्ना हजारे की ये जिम्मेदारी नहीं होती कि फिर से आओ दिल्ली में, जाकर बैठ जाओ रामलीला मैदान पर, जाकर बैठ जाओ जंतर मंतर पर और अनशन करो कि ये दिल्ली में जो 35 से ज़्यादा पिछले 8 साल 9 साल में घोटाले हुए, इसके लिए केजरीवाल सरकार बर्खास्त करो। ये मांग करने के लिए अन्ना हजारे अनशन पर तो कम से कम बैठ सकते हैं, क्योंकि ये केजरीवाल का अकेले का पाप नहीं है। जो कुछ शराब घोटाला हुआ है, दवा का घोटाला, दारू का घोटाला, अरे कौन सा घोटाला नहीं किया है? गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट में किस तरीके से घोटाले किए जा सकते हैं, कैसे गबन किया जा सकता है, इसका मानो एक प्रैक्टिकल टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक केजरीवाल ने तैयार कर दिया। शायद इसके आगे अलग अलग विश्वविद्यालयों में एक अभ्यासक्रम शुरू हो सकता है, एकेडमिक कोर्स शुरू कर सकते हैं
कि भाई घोटाले करने हैं गवर्नमेंट में जाकर तो कैसे करें, पॉलिटिक्स में जाकर, ब्यूरोक्रेसी में जाकर कैसे घोटाले हो सकते हैं और कर सकते हो, इसका एक मानो एजुकेशनल कोर्स शुरू कर सकते हैं केजरीवाल। उन्होंने मानो एक टेक्स्ट बुक बना दिया है, पाठ्य पुस्तक बना दिया है। तो उसको रोकना गवर्नमेंट का काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, सुप्रीम कोर्ट का काम है, अलग अलग एजेंसियों का काम है। लेकिन के अन्ना हजारे, उनकी भी जिम्मेदारी है। अगर आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई शुरू की थी या जिनके साथ आप खड़े थे, अगर वही इतने बड़े भ्रष्टाचारी बन गए तो उनके खिलाफ की लड़ाई भी अन्ना हजारे को ही शुरू करनी पड़ेगी। नहीं तो इसका पाप किसके सर पर जाएगा? अन्ना हजारे इससे छूट नहीं सकते, उनको आना पड़ेगा। दिल्ली में आ जाओ, जंतर मंतर पर, रामलीला मैदान पर बैठ जाओ, क्योंकि इस राक्षस को, इस मायावी राक्षस को एक साधु बनाकर पेश करने वाला मेकअप मैन अगर कोई होगा तो वो अन्ना हजारे थे। आपने कभी इंक्वायरी नहीं की केजरीवाल की? जो कुछ जानकारी ढूंढने के बजाय आप उसके साथ हो गए और उसको एक साधु बनाकर आपने, जो भोली भाली जनता सीता मैया जैसी है, उसके सामने पेश करने वाले कौन थे? अन्ना हजारे थे ना। तो ये पाप अन्ना हजारे का भी है ना, अन्ना हजारे का ही है, ये मानना पड़ेगा। और इससे छुटकारा पाना है केजरीवाल से। दिल्ली की जनता को अगर छुटकारा पाना है तो उसकी मदद के लिए मोदी सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट या कानून या सुप्रीम कोर्ट नहीं, अन्ना हजारे को आगे आना पड़ेगा। अगर आपने इसको वरदान दिया है तो ये जिम्मेदारी आपकी। और आपको याद दिला दूँ, उस वक्त बार बार 2011-12 में अन्ना हजारे कोई भी कैमरा और माइक लेकर सामने आता था तो क्या बोलते थे कि महाराष्ट्र में मैंने 4 मिनिस्टर की विकेट ले ली है। 1995 में, 1995 में जो शिवसेना बीजेपी गवर्नमेंट महाराष्ट्र में बनी थी, उसमें से 4 मंत्रियों को अपना इस्तीफा देना पड़ा था। उसका क्रेडिट अन्ना हजारे बार बार दोहराते, बार बार इंटरव्यू में बताते थे 2011-12 में लोकपाल आंदोलन में कि मैंने 4 मिनिस्टर की महाराष्ट्र में विकेट ली है। तो आज केजरीवाल की विकेट क्यों नहीं ले रहे अन्ना? क्या ये अन्ना की जिम्मेदारी नहीं है? महाराष्ट्र के जिन मिनिस्टर की विकेट अन्ना ने ली थी, उनको अन्ना ने तो मिनिस्टर नहीं बनाया था, दूसरे किसी ने बनाया था, दूसरी किसी पार्टी ने बनाया था। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी और उसके मिनिस्टर अन्ना आंदोलन से ही निकले हैं तो उनको निपटाना या उसका निपटारा करना ये सबसे पहले अन्ना हजारे की जिम्मेदारी बनती है। क्यों अन्ना चुपचाप बैठे हैं? जैसे उस वक्त भस्मासुर को डर के खुद भोलेनाथ भी कहाँ छुपकर बैठे थे, ऐसा कहा जाता है। अन्ना हजारे की हालत अलग है। आज कोई भी अगर उससे ज़्यादा जिम्मेदार है तो मेरा ख्याल है कि अन्ना हजारे ज़्यादा जिम्मेदार है। और केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी, कांग्रेस वाले कुछ भी बोले तो उससे कोई ज़्यादा वज़न नहीं है जितना वज़न अगर अन्ना हजारे जंतर मंतर या रामलीला मैदान पर आकर अनशन पर बैठते हैं तो उसका ज़्यादा वज़न पड़ेगा। कम से कम दिल्ली में बहुत सारे लोग जो आज केजरीवाल के कारण परेशान हो गए हैं, वो अन्ना के साथ आकर बैठेंगे और उसका जो दबाव पैदा होगा वो केजरीवाल से दिल्ली को निजात दे सकता है, मुक्ति दे सकता है। क्या अन्ना हजारे इसके लिए राजी है? पता नहीं, देखेंगे। लेकिन कम से कम इस बात की ओर लोगों का ध्यान खींचना आवश्यक था, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। अगर ये पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।